सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है, लेकिन उस पर भी विरोध जताया जा रहा है, राजनीति हो रही है। अब किसान कह रहे हैं कि समिति के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। किसान भाइयों को ये बात समझना चाहिए कि जब वो बोल रहे हैं कि मैं समिति के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, तो इस बात को समझिए कि भाई साहब, आप उस कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं जिस कोर्ट ने ही समिति का गठन किया है। सरकार ने समिति का गठन नहीं किया है। उस समिति का गठन अभी भूपेंद्र सिंह मान अपने आप को अलग कर लिए हैं। उन पे जो भी वैचारिक दबाव आया हो या जो भी उन्होंने सोचा हो, ऐसे उन्होंने बोला कि मैं इसलिए अलग कर रहा हूं अपने आप को क्योंकि ये किसान बोल रहे हैं कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो क्या मतलब है उस कमेटी में रहने का? क्यों ये लोग ऐसा सोच रहे हैं? दूसरा नाम अनिल घनवंत जी, तीसरा नाम अशोक गुलाटी जी और चौथा नाम प्रमोद के जोशी जी। भाई साहब, ये चारों नाम का सिफारिश सरकार ने नहीं किया था। इस चारे नामों को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबड़े साहब, उन्होंने चारों नामों का नाम दिया, चारों नामों का समर्थन किया और बोला कि यही चार नाम रहेंगे। आपने, और आपका मतलब कौन है? कांग्रेस के समर्थक वाले वामपंथी लोग और कुछ वैसे लोग थे। पता है ये लोग किसका नाम दे रहे थे? कुरियन जोसेफ का। कुरियन जोसेफ जो जस्टिस रहते हुए भारत की न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास दर्शा रहे थे। और क्यों दर्शा रहे थे आने वाले समय में लोगों ने समझ गया था। मार्कंडे काटजू का इतना चर्चित जस्टिस जो बोलता है कि इस राष्ट्र में बीफ बैन को हटा लेना चाहिए और बीफ अलाउ कर देना चाहिए, जो हमेशा भारत के सेकुलरिज्म पर अंगुली उठाया हो, वैसे लोगों को ये लोग समिति में शामिल करने के लिए अपना एक समर्थन दे रहे थे। अब मुझसे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान का दर्द कोई एक किसान समझ सकता है या एसी में बैठा हुआ नेता या एसी में बैठा हुआ ऑफिसर समझ सकता है? किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है, चाहे वो कृषि परिवार से आए हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या चारों लोगों, भूपेंद्र सिंह मान, घनवंत जी, गुलाटी जी और जोशी जी का जो मैंने नाम लिया, ये चारों लोग का इतिहास रहा है। ये लोगों ने कृषि आंदोलन किया है। इन लोगों ने किसानों की दिन प्रतिदिन आय बढ़े उसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत किया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को समझ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के बात को तो आप नहीं समझ रहे राकेश सिंह टिकैत साहब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां से महिलाओं को, बच्चों को और वृद्धों को हटा दो। अगर आप आंदोलन भी कर रहे हो तो वहां से आप महिलाओं को, वृद्धों को और बच्चों को हटा दो। क्यों हटा दो? तो इसलिए हटा दो क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में उनके जानवर माल को खतरा है। इसलिए हटा दो क्योंकि उन पे एक नकारात्मक प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। और पता है ये बात क्यों बोला था? इस बात को राकेश सिंह टिकैत ने भी परसों एक्सेप्ट किया कि जो किसान आंदोलन हो रहा है, उस किसान आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं कि वो आंदोलन अराजनैतिक आंदोलन हो ही नहीं सकता है जहां पर कोई पार्टी जो अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, दूसरे तरफ से एक ऐसी पार्टी जिसको कि किसी भी चीज से मतलब नहीं है, तमाम षड्यंत्र कर दें लेकिन सत्ता पर बैठना चाहें, और तीसरे वैसे ग्रुप और समूह के लोग जो कि खालिस्तान समर्थन में नारे लगाएं, जो कि पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाएं। अगर वैसे लोग वहां पर बैठे हुए हैं तो वो आंदोलन कभी भी अराजनैतिक आंदोलन नहीं हो सकता है और वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो आपको तो जाना ही चाहिए कोर्ट। आप जाइए कोर्ट, जाकर कोर्ट का बात और मंशा समझ लीजिए। मैं लगे हाथ एक और सलाह दे दूंगा राकेश सिंह टिकैत साहब को कि जब कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट से जो आप बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसका भी परमिशन मांग लीजिएगा। देख लीजिएगा कोर्ट। लेकिन उन्होंने तो कमर कस लिया कि कानून वापस हो जाए, लेकिन हम 2024 से पहले नहीं हटेंगे और जो रैली है ट्रैक्टर वो भी निकाल कर रहेंगे, और अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज देता हूं राकेश सिंह टिकैत को कि दम है तो आप निकाल कर दिखाइए ट्रैक्टर रैली, और उस दिन आपको पता चल जाएगा इस राष्ट्र में ऐसे भी हुआ है जो इस राष्ट्र को अपने कंधों पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ भी हो जाए इस राष्ट्र में, लेकिन वो एक ही चीज चाहते हैं कि नहीं, हमें हमारे राष्ट्र की प्रगति चाहिए। और हमारे जैसे युवा आगे बढ़ के आपके उस ट्रैक्टर रैली को रोकने का कार्य करेंगे, और रोकने का कार्य इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के सामाजिक भावना को, भारत के प्रतिष्ठा को आप वैश्विक स्तर पर धूमिल करने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और बहुत सही बात आपने पूछा,
आप 50 दिन, आज 51वां दिन है, आप बोलते हैं कि हमें कृषि के तीनों कानून वापस चाहिए, हमें कृषि के तीनों कानून वापस चाहिए, और दूसरे साइड आप क्या बोलते हैं कि कृषि कानून वापस भी हो जाए तो हम 2024 तक आंदोलन करेंगे। उसके बाद एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं। रोहित सरदाना जी को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। रोहित सरदाना ने बोला कि आखिर इसके पीछे का मंशा क्या है, तो बोलते हैं कि 2024 नहीं तो 2023 ले लो, 2023 नहीं तो 2022 ले लो। तो ये बोले कि अच्छे, इसका मतलब कि आपका पहला निशाना उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उसके बाद देश का चुनाव है। अब भाई साहब, मैंने उत्तर प्रदेश और देश का चुनाव क्यों बोला ये आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 2007 में विधानसभा का चुनाव राकेश सिंह टिकैत लड़े थे और बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। 2014 में जब राष्ट्र का मूड था, जब राष्ट्र के लोग बोल रहे थे कि हर दिल की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार, उस समय सिर्फ अपने आप को एक राजनेता के रूप में स्थापित करने के लिए ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से चुनाव लड़े और जमानत जब्त करवा लिए। ऐसे लोग को राजनीतिक लोग हम बता सकते हैं, ऐसे लोग जो करोड़ों रुपए की आधातियों के साथ मिलकर मंडियों में जाकर दलाली करवा रहे हैं, ऐसे लोग जो, इनको हम किसान नेता कब मानते? इनको हम किसान नेता मानते मंडियों की जो व्यवस्था है, 2014 के पहले एमएसपी क्या था फसलों पर, चाहे वो रबी का फसल हो या खरीफ का फसल हो, चाहे वो धान हो या गेहूं हो। 2014 के पहले जो एमएसपी था और 2020 आते आते 2021 आते आते एमएसपी क्या हुआ? अगर आपके यहाँ जो शासन है, जो प्रशासन है, अगर उसने तय कर दिया कि धान का जो कीमत है वो 1868 और 1888 रुपए है, आप आंदोलन करते, आप क्रांति लाते, अपने लोगों को ले जाकर उत्तर प्रदेश के हर एक मंडियों में घूमते और वहाँ के किसानों को आप न्याय दिलाते कि हाँ किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ जाति नहीं होने देते, सबको समान रूप से उनके फसल के लिए जो सरकार के द्वारा, जो शासन के द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको पैसा मिले, उनको दाम मिले, उनको अच्छी कीमत मिले। अगर ये संघर्ष आप करते तो आप विश्वास मानिए कि राष्ट्र के तमाम लोग आपके साथ जुड़ जाते। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप बिचौलियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पहले भी बोला था कि जब नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ ऑप्शंस होता है तो किसी भी चीज़ का फसल हो उसकी कीमत बढ़ती है। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है। आप मार्केट से कंपटीटर्स को ही दूर करने का काम कर रहे हैं, आप उसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और यहाँ पर भोले भाले किसानों को भड़काने का और बहकाने का कार्य कर रहे हैं। एक बात याद रखिए कि इनके दिमाग में चल रहा है कि अभी 54, 55 और 56 किसान मरे हैं और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसको आपने देखा होगा कि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इसमें बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता हैं। तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भूल गए थे कि हम इनके अहित की बात कर रहे हैं। इनका भाई साहब प्लान वैसे तमाम भोले भाले किसानों को वहाँ पर वैसे निर्दोष लोगों का हत्या करा देना। और उसको मैं हत्या क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब इस ठंड की रूह कपकपाती ठंड में कोई इंसान परेशान होता है और मरता है तो हत्या से भी घिनौना कार्य है। और उस हत्या, वो जो हत्या वहाँ पर हो रहा है, जो राजनीतिक हत्या हो रहा है, राजनीतिक हत्या इसलिए क्योंकि ये अपने आप को हीरो बनाना चाह रहे हैं, ये अपने आप को विपक्ष का राजनीतिक चेहरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको आने वाले समय में इस राष्ट्र की ना जनता, इस राष्ट्र के ना बड़े बुजुर्ग, इस राष्ट्र के ना अफसर लोग, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे वीआईपी लोग, या इस राष्ट्र के जो सबसे महान है, कोई भी इनको माफ नहीं करने जा रहा है। पहले राहुल गांधी शुरुआत करते हैं, बाद में इटली चले जाते हैं, वहाँ से ट्वीट करते हैं कि मैं भी किसानों के साथ हूँ, लेकिन फिर वापस आ गए हैं और वही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं एक शेर बोलना चाहूँगा इनके लिए कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त सफ़र है, किससे कहूँ कि राह के कांटे निकाल दो। तो आज हमारे राष्ट्र में एक तरफ एक इंसान राष्ट्र को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, और दूसरा इंसान जो भगौड़ा युवराज है कांग्रेस का, वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। आप विदेश चले जाते हैं नई साल की छुट्टियां मनाने, आप विदेश चले जाते हैं कह कर के अपनी नानी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर तरह तरह के पता नहीं क्या मसाज करवाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या से क्या करते हैं, हमको उससे लेना देना भी नहीं है, वो आपकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है।
लेकिन कम से कम हम क्यों ना इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब आप विदेश गए थे तो आप वहाँ पर जाकर भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनके साथ आप वहाँ पर बैठकर कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपसे। भारत लौटने के बाद पहला कार्य आपने क्या किया? आप लास्ट ईयर जल्लीकाट्टू को लेकर के प्रदर्शन हुआ था तमिलनाडु में, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के मध्यस्थता के बाद जल्लीकाट्टू के प्रदर्शन के लिए उन लोगों को परमिशन दिया गया था। और वो लोग बहुत अच्छे तरह से जल्लीकाट्टू का जो उनका अपना कार्यक्रम होता है उसको किए थे। वहाँ पर आप चले जाते हैं लोगों से मिलने। उसके बाद आप दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर आप जंतर मंतर पर जाकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं। और साथ साथ आप ये भी बयान देते हैं कि किसान आंदोलन में जो किसान ट्रैक्टर रैली का प्रयोजन और प्रायोजित करने का एक अपना कार्य कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको करें, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक चीज़ तो अच्छा है कि अब आप नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं बोलते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पप्पू पांडा को भी समझ में आ गया कि अब मेरी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है, अब मेरी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और आपने जो ट्वीट करने का बात किया, देखिए पत्रकार महोदय, ये ट्वीट का गेम कौन लोग खेलता है? ये ट्वीट का गेम वही लोग खेलते हैं जिनके पास वास्तविक राजनीतिक जीवन में सामने आकर किसी मुद्दे पर बोलने का या किसी को संबोधित करने का एक अंदर से जो हम लोग बोलते हैं एनर्जी, वो नहीं होता है। वो लोग ऐसे कार्यों को करते हैं जिसके पास गट्स पावर नहीं होता है पब्लिक को संबोधित करने का। और कैसे आप पब्लिक को संबोधित कर पाएंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल का एक सर्वे आया था, आपने देखा होगा, INC वोटर का सर्वे। आप तमाम लोगों को इधर से उधर उकसाने का कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अंग्रेज यहाँ से फूट डालो और राज करो की नीति के तहत फूट डालकर और राज कर चले गए। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी विचारधारा को आप राष्ट्र में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर भी राष्ट्र की जनता 2014 में एक ऐसे इंसान का भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण होता है जिसके बाद राष्ट्र की अधिकांश जनता राष्ट्र के मूड को समझती है कि आखिर राष्ट्र के जो युवा हैं, जिनको अब्दुल कलाम से लेकर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक जिन युवाओं को राष्ट्र का भविष्य कहते थे, वो युवा किसके साथ खड़े हैं। और उसी का नतीजा रहा कि जब INC वोटर का सर्वे आता है तो 60% पब्लिक नरेंद्र भाई मोदी को आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए देखना चाहती है, और 25% लोग आपको वोट देते हैं। और एक बात और, हमें कोई तुष्टिकरण करने वाला बोले या कम्युनल बोले, बात सेकुलरिज्म की कहता हूं, लेकिन एक बात दावे के साथ अपने आप को खुलेआम मैं बता रहा हूं और बोल रहा हूं, ताल ठोक कर डंके की चोट पर एक बात मैं कह रहा हूं। वो 25% लोग कौन है? वो 25% लोग एक पार्टिकुलर कौम के लोग हैं जिन्होंने अमेठी जब आप हारे थे तो वायनाड में आपको सफलता दिलाई, और कुछ आपके गिने चुने कांग्रेसी जो 24 अकबर के अगल बगल पालतू पतलचाट कुत्तों की तरह वहां पर जी हजूरी करते रहते हैं, उनके चमचे हैं। उसके अलावा कोई लोग नहीं है। आप राष्ट्र को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप हमारे जो सिख भाई लोग थे, आपका परिवार, आपकी दादी ने सबसे पहले पंजाबी भाइयों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया था। आपके पिता ने जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में खुलेआम रोडों पर निर्दोष सिखों का कत्लेआम हुआ, तो उन्होंने बोला कि जब बड़ा बड़ा पेड़ गिरता है तो नीचे जड़ें हिलती है, और जड़ें जब हिलती है तो जमीन समतल होती है। आपने उन पंजाबी भाइयों को ड्रग एडिक्ट जैसा नाम दिया था, ड्रगिस्ट जैसा नाम दिया था। आपके परिवार ने खालिस्तान नाम दिया, और आज आप खालिस्तानी, जो वाकई अगर वहाँ पर खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं तो वैसा खालिस्तानी वर्ड यूज करने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप जाकर अपने माता श्री से सबसे पहले पूछ कर आइए कि माता जी, जो मेरी दादी इंदिरा जी बताती थी कि पंजाबी खालिस्तानी है, उस खालिस्तानी वर्ड का मतलब क्या होता था। और फिर आप पूछिए कि मेरे पिता जो बोलते थे 1984 के सिख राइट के बाद
कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जड़ें हिलती है, उसका मतलब क्या था, और तब आकर आप किसान आंदोलन के आड़ में घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कीजिएगा। राष्ट्र आपकी मंशा को, राष्ट्र आपकी मानसिकता को, और किस तरह से राष्ट्र के साथ षड्यंत्र करके, चाहे आपको चाइना के साथ करना पड़े या पाकिस्तान के साथ करना पड़े, आप कैसे षड्यंत्र करके राष्ट्र के सत्ता पर सत्तासीन होना चाहते हैं, वो राष्ट्र का एक एक युवा समझ चुका है, और जो नहीं समझ रहा है वो भी दिन देर सबेर आपको समझ जाएगा।